हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक सेक्शन के साथ, जो कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनवरी 2021 में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में, जो पेपर 2 होता है आपका 6 से 8 में सीटेट में पूछे गए थे। तो कल इसके मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और आज जो है बाकी के 15 क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और जिनको इसकी आवश्यकता है उनको ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी आगे वीडियोस अपलोड हों, कोई नई अपडेट आए तो आपको सूचना मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न और सीरीज़ का 16वां प्रश्न है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स? मतलब जो बच्चे पिछड़ी और वंचित पृष्ठभूमियों से आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से आते हैं। प्रतिकूल तो आप समझ ही सकते हैं कि आपने ग्रामीण इलाकों में चीज़ें देखी होंगी कि बच्चा पढ़ना भी चाहता है लेकिन माता पिता नहीं, बेटा काम करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं। और बहुत ही पिछड़ी जगह से होते हैं, बहुत ही वंचित होते हैं वो सारी चीज़ों से। तो अगर इस तरह का कोई बच्चा आपके पास आता है तो मतलब आप इसमें से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं, मतलब क्या चीज़ इसमें से आप नहीं करोगे, ठीक है ना। बात ये है। तो पहला, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा सीखने आ रहा है आपको, तो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो आवश्यकता है, उनको आपको समझना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़, देखिए भाई, ट्यूशन तो आप नहीं पढ़ने को कहेंगे बिल्कुल भी। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। उनको चैलेंजिंग टास्क दीजिए और उसमें अगर उनको कोई परेशानी आती है तो आप हेल्प करिए, ये तो अच्छी बात है। कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही गई है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, सहयोगी समूह बनाना, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा किसी अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है, अच्छी जगह से आ रहा है, कोई बच्चा बहुत ही पिछड़ी जगह से आ रहा है, तो जो थोड़ा सा डिप्राइव्ड है, डिसएडवांटेजेड की जगह से जो आ रहा है बच्चा, वो अपने साथ वाले, अपने सहयोगी वाले जो बच्चे हैं, जो आते हैं, जो अच्छी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनके साथ कुछ तो अच्छा सीखेगा ना। तो ये तो अच्छी बात है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है सर, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ट्यूशन पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर डूइंग जीरो, नथिंग। आप अपना काम दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं सर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये पद्धति आप यहाँ पे देखिए नहीं बोला गया, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्यूशन पढ़ना बाहर विद्यालय के, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप विद्यालय के अंदर ट्यूशन पढ़ो, बिल्कुल नहीं, आप ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था, मतलब इनका क्या रोल होता है? जो फिजिकल हेल्थ है बच्चे की और इमोशनल हेल्थ है, उसका क्या असर पड़ता है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ना। अब आप कहिएगा कि फिजिकल हेल्थ का कोई प्रभाव नहीं, भैया स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है, उसमें उसका निर्माण होता है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, पढ़ोगे कहाँ से? आपको आपके जहन में तो, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रही है, तो आपका जहन तो कहीं और बटा होगा ना, तो आप पढ़ नहीं सकते। देखिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है भाई। इमोशनली बैलेंस्ड अगर नहीं होगा इंसान, तो कैसे पढ़ पाएगा बताइए? का कोई आपसी संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशनल और फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इमोशनली आप बहुत ही वीक है, हर बात पे, छोटी छोटी सी बात पे आदमी को तकलीफ हो जाती है, आदमी की आंख से आंसू निकल आना, बहुत सारी चीज़ें होती है। इमोशनली इंसान बैलेंस्ड होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा इमोशन उसको शो करना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, सारे इमोशंस के ही अंतर्गत तो आते हैं ना। कि भूमिका नगण्य, हैज़ इनसिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे देखिएगा भूमिका नगण्य मतलब इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई महत्व नहीं। जब इंग्लिश में भी आप झांकेंगे ना, तो आपको चीज़ समझ में आएगी, ऐसा नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हैं, ठीक है। कक्षा में आज के लिए थर्ड और सीरीज का 18वां प्रश्न है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ऑप्शन है, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। चलिए ठीक है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता, देखिए ये जो बार बार आता है ना कि उनको नामांकित करके उनका योग्यता आधारित समूह बनाना, तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से अलग करना हो जाता है। कुछ लोग कुछ बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाएगी,
अरे अच्छा ग्रुप उधर बन गया, हम लोग तो गधे हैं, हम लोग तो बुरे हैं। मतलब ये उनके जहन में चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर टीचर का इस तरह से काम है तो टीचर को जो है ना, मतलब एकदम सबको एक बराबर एक तरह से लेके चलना है। अगर किसी बच्चे के अंदर इंडिविजुअली होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है या क्लास के टास्क को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाए और उसको उसकी आवश्यकताओं में उसकी पूर्ति करे, ठीक है ना। तो ये नामांकित करना और ये करना, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को डेफिनेटली, अगर आप बच्चों को संवाद होता है ना कि बातचीत करने, डायलॉग्स, डिस्कशन के पे बोलेंगे, तो जो है ये अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। वो एक ग्रुप में बैठ के आगे किस तरह से चीज़ों को रखना है, अपनी बात को किस तरह से दूसरे के सामने पेश करना है, बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है इसमें, समझ लीजिएगा। दूसरे के विचार उसको मिलते हैं, कुछ चीज़ें उसको समझ में अगर नहीं आ रही होती हैं, तो वो दूसरों के जब विचार उसको मिलेंगे और सुनेगा ना, तो उससे कुछ अपने आइडियाज़ वो क्रिएट कर सकता है। अब सारी चिंतन करेगा वो, ठीक है ना। सही है, ये सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा में विविधता जो है उसकी उपेक्षा करो, मतलब उस पर, अरे यार बहुभाषिक, अगर बोलते हैं कि कक्षा में जो है बहुभाषिकता है या किसी और उससे कक्षा जो है आपकी डाइवर्सिटी है उसमें, तो उसकी उसको उपेक्षा करनी चाहिए, ये कहाँ से हो सकता है। मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका जो बच रहा है फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें सोचना नहीं है, जो फर्स्ट और थर्ड है वही ऑप्शन सही है। विविधता की आप उपेक्षा कैसे कर देंगे सर, विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर विविधता है, डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, उसका फ़ायदा उठाइए। और बार बार मैं बोला हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी बोला हूँ कि अगर क्लास में डाइवर्सिटी है तो उसको जो है आप अपने स्ट्रेंथ के रूप में रखेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, उसको अपनी ताकत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। अब क्या होगा, अधिगम जो है आपका जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होगी, इसमें याद रखिएगा। अधिगम जो है, देखिए निष्क्रिय कैसे हो सकती है। अधिगम सीखना जो है एक कॉम्प्लेक्स है। अधिगम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और सक्रिय मतलब एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ये। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। बिना एक्टिव रहे आप अधिगम कर लेंगे, आप खुद सोचिए ना, बिना सक्रियता के आप अधिगम कर लेंगे, ध्यान कहीं आपका और है, तो वो आप मतलब बोलते हैं ना कि थॉर्नडाइक के लॉ हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उसको आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी 3 लॉज उन्होंने दिए थे, ठीक है। मतलब तत्पर रहेंगे आप, तैयार रहेंगे आप उस चीज़ को करने के लिए। अभ्यास का नियम है उनका, मतलब 3 तरह की चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो भाई एक सक्रिय प्रक्रिया है ये, एक्टिव रहना है आपको। और अधिगम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल प्रक्रिया भी है, जटिल और सक्रियता की इसमें ज़रूरत होती है। जटिल है इसलिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, और जब सक्रिय रहेंगे तो जो उसकी जटिलता है ना, वो धीरे धीरे, मतलब जब आप सीखते जाएंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ के जो ऑप्शन दिया हुआ है 19 का, कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, बिना सक्रिय रहे, बिना एक्टिव रहे आप अधिगम तो छोड़िए, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर एक काम में लर्निंग इन्वॉल्व है, ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिदिन आपको सीखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का है 10वां। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए क्या करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित रखना चाहिए, मतलब इग्नोर, डिसमिस, अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंदर। सिंपल सी बात है यार, इन सारी चीज़ों को समझोगे तभी तो तुम टीचिंग प्लान, लेसन प्लान्स को तैयार करोगे। उन बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ देनी है जिससे कि वो अच्छी, क्योंकि क्लास डाइवर्स्ड है। डाइवर्स्ड इन द सेंस कि मतलब उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक, बहुत सारे बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए ना, उसको टाल दोगे, भाई क्यों टाल दोगे, टालोगे तो नुकसान है ना, आप समझ नहीं पाओगे। और बिना समझे अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो अर्थपूर्ण तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएंगे, ठीक है। तो टीचर का बच्चों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ सिलेबस उठाया, बुक्स उठाई, 2 + 2 = 4, ही डजंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 and 2। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा,
जैसे 2, 3, 4 अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बहुत बार ये चीज़ें आती है, भीमबेटका और ये तमाम तरह की गुफाएं। वहाँ पे जो लोग होते थे वो चित्रों के माध्यम से बताते थे। पहले पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। चार हाथियाँ देखी तो आगे उसका 4 फिगर बना दिया, मतलब कि आज मैंने इतनी हाथियाँ देखी। तो ये एक सिंबॉलिकल फॉर्म है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को, बच्चों को क्या करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि रटाने की। भाई 4 कैसे होता है, तो 4 क्यों होता है, तो ये 1 2 3 4 उसके बाद 4 इस तरह से लिखते हैं। तो चीज़ों को अर्थपूर्ण तरीके से आप उसको समझाओगे ना, तो अब उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। आप इग्नोर करोगे, चीज़ों को टाल दोगे, अनदेखा करोगे, सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा थर्ड। आप उसको समझोगे, उनकी सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक, उनकी भाषाई विविधता को आपको समझना होगा, ना कि टालना होगा, उपेक्षित करना होगा, अनदेखा करना होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे सर, वो ऑप्शन जो होगा आपका, वो ऑप्शन जो होगा आपका, वो बिल्कुल जो है सटीक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। अब देखिए, कह रहा है कि कक्षा में अगर आपको प्रभावशाली, इफेक्टिव, ठीक है, लर्निंग करानी है बच्चों को, तो क्या अधिगम के लिए क्या वातावरण की रचना करनी चाहिए और इसकी बजाय किस वातावरण की। अब यहाँ पे बोल रहा है सहयोगिक पहला है, मतलब कोलैबोरेटिव होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। उसके बाद प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, उसके बाद भयावह और सुसाध्य। उसका देखिए, फियरफुल, फियरफुल मतलब भयावह होता है, डरावना। तो यार पहले तो आप चीज़ों को ना एलिमिनेट करना सीखो कि कैसे, कहाँ, अगर भयानक तरीके की आप व्यवस्था करेंगे, मतलब कह रहा है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए भयावह वातावरण की रचना करनी चाहिए। मतलब ये जो भरा हुआ यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है देखिए, उसमें भयावह, तो मतलब आप डरावने वातावरण में बच्चा सीख पाएगा, तो ये तो पहले ही गलत है। बात समझ में आ रही है? ये जो है ये पहले ही गलत है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है ना, जो मुझे ऑप्शन लग रहा है कि पहले तो उनमें सहयोग होना चाहिए और फिर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धा। बात समझिएगा, इसमें क्या करना है, बजाय बोला है, मतलब कि क्या ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है आपको? मेरे कहने का मतलब है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए हमको सहयोगिक जो है उस तरह के वातावरण की रचना करनी चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धिक। मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल वहाँ पे क्रिएट मत करिए, सहयोगिक जो है उसको क्रिएट करिए। बाकी के ऑप्शन देखिए, भयावह, अब पहले यहाँ पे प्रतिस्पर्धिक, तो प्रतिस्पर्धिक तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भयावह इसलिए ये गलत है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धिक इसलिए ये गलत है। तो इसलिए सहयोगिक होना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए। बजाय का मतलब होता है कि ना कि, इसकी, इसको नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, आज के लिए 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अगर आप बच्चे को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सी वाली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी वाली सबसे ज़्यादा आप उनको इनकरेज करोगे। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, अच्छी बात है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल, अरे क्या गधों वाली बात है। सीखने से ज़्यादा सिर्फ कार्य पूर्ण, मतलब होता है ना, अरे होमवर्क करके आए कि नहीं क्लास वर्क। ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ना। जब वो हर चीज़ को समझ जाएगा तो काम तो पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब कहने नहीं पड़ेगा, वो करके आएगा। इसलिए ये वाला गलत है। वे कार्य देना जो बिल्कुल सही, अरे ऐसा क्यों, कार्य में तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना। मतलब इस तरह की चीज़ें हमको मेंशन करनी चाहिए कि जो मतलब मॉडरेट हो, ना बहुत इजी हो ना बहुत टफ हो। और हम शुरू करते हैं आसान से और लेके जाते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ, तो मतलब फिर भी यहाँ पे बैलेंस करके आपको चलना होगा। ठीक है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये जो पाड़ वाली बात की गई है ना, पाड़, जब बच्चा कोई नया कौशल सीख रहा हो तो आपको पाड़ उपलब्ध कराना। और मैंने बताया था कि पाड़ से ताल्लुक़ ये है, मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया था आपको। ये चलिए मान लेता हूँ कि कुछ दूसरी चीज़ ले लीजिए, लेकिन क्या है, चलिए ठीक है, साइकिल वाले एग्जांपल को लेते हैं। कोई बच्चा मतलब वो चलाना जान रहा है, सीख रहा है। पाड़ से ताल्लुक़ ये है कि आप उसको बस थोड़ा सा आपकी मदद से वो उस कार्य में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेगा, उसमें मतलब उसको महारत हासिल हो जाएगी। तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, अरे वो साइकिल चला रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो शुरू करो, हम पीछे हैं, तुमको हम पकड़े हुए हैं, तुम चलाते रहो। फिर आप धीरे से अगर हाथ भी हटा लेंगे, वो पीछे नहीं देख रहा होगा, तो वो चलाता रहेगा, वो मतलब अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक ऑप्शन है ना, वो पाड़ उपलब्ध कराना है, विशेषकर जब बच्चा नया कौशल सीख रहा हो। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कर, देखिए
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है, लेकिन सबसे सूटेबल जो है कि जब कोई बच्चा नया कौशल सीख रहा हो तो सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी वो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए इन तीनों को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, जब नहीं आ जाए तो उसको ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चों के चिंतन के विषय में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, बच्चों के चिंतन के संबंध में जो कौन सा वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। पहला, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चलिए ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें, अरे ऐसा नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे कह रहा है ना कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते। बच्चे क्या पगले हैं, मेंटली मतलब वीक हैं कि वो सोच नहीं सकते, बहुत कुछ सोच सकते हैं। और बच्चे जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पिताजी के बराबर की सोच रखते हैं। सब बहुत खतरनाक होते हैं आजकल के जो बच्चे हैं खास करके। तो बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अरे नहीं सर, अध्यापक की मूल भूमिका है उनको फैसिलिटेट करना, ठीक है, उनके काम को आसान बनाना। सिर्फ और सिर्फ जो है उनको जानकारी उपलब्ध कराना, ऐसा भी नहीं है। बच्चों बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचने और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। बिल्कुल सही बात है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, पापा मैंने आज ये देखा था, मम्मी मैंने आज ये देखा था, भैया आज ना सर ऐसे ऐसे कह रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका ब्रेन काम करता है, तो वो आसपास की चीज़ों को सक्रियतापूर्वक सोचने के बारे में ना मतलब बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, सही बात है। उनके आसपास क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है, वो सब कुछ जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। जब एक बार जान जाते हैं ना, तब जाके वो नई चीज़ों की तरफ फिर से बढ़ते हैं, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अरे ऐसा नहीं है सर, स्वयं नहीं सोचते तो लोग आइंस्टाइन नहीं बनते, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही नहीं है, ये आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सॉरी। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, अगर कोई बच्चा विद्यालय में या कोई बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं तो क्या है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम कार्य का समर्थ। भैया बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता, सारी गलती तुम्हारी है, ठीक है। वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है, मैक्सिमम लोग तो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर वंचित पृष्ठभूमि वाला बच्चा अधिगम के लिए सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो जिनको आप मिसाइल मैन कहते हैं, वो अखबार बेच के पढ़े हुए, उनके पास सामर्थ्य नहीं था पढ़ने का, पढ़े ना, तो ऐसा नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ये मुझे सही लग रहा है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइश कमियां, पागल वागल हो गए हो क्या। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है, अपनी कमी बताओ। निर्दिष्ट करता है, यहाँ पे बात हो रही है बच्चे की, तो अभिभावक को उसमें मत लेके आइए। विद्यालय में अगर बच्चा फेल हो रहा है, हकीकत में ये है कि यही कहा जाता है कि अगर बच्चा फेल हुआ, एक भी बच्चा, ठीक है, इवन अ सिंगल चाइल्ड इज बीइंग फेल्ड, तो बोलते हैं कि योर होल सिस्टम ऑफ एडुकेशन विच यू हैव अडॉप्टेड टू एडुकेट स्टूडेंट्स हैज़ बिकम फेल्ड, पूरी तरह से वो चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर टू जो है ना वो बिल्कुल सही है। जो स्कूल है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामर्थ्य उसके पास नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, हर कंडीशन में बच्चे को सेंटर में रख के सोचेंगे तो आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ये सीटेट का रूल है, हर कंडीशन में बच्चा सही है, तुम अपनी गलती देखो, दिमाग में रखिएगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, देखिए, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं, मतलब आर एबल टू रिफ्लेक्ट देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। चलिए ठीक है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, भैया भ्रांति का मतलब हो रहा है ना मिसकॉन्सेप्शन, ऐसा नहीं है। जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो चीज़ें को अच्छे से सीखेंगे ना, वो भ्रांति कहाँ से होगी। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, नहीं ऐसा थोड़ी है। हेल्प करने से वो उनके अंदर सोशलाइजेशन आता है, ये चीज़ अच्छी है हेल्प करना।
और वो अपनी स्वयं की जो चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोग बोलते हैं ना कि हर जगह पे मदद मत करो, कुछ चीज़ कुछ कंडीशंस में बच्चों को डाल के छोड़ो, चुनौतीपूर्ण टास्क दो, ताकि कार्य दो, ताकि वो मतलब कुछ सीख सकें उस चीज़ से, उसके कुछ निष्कर्ष पे निकल सकें। हर दम हम 2+2 4 ही बताते रहेंगे उनको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2+2 5 होता है, मतलब अब कुछ तो उनको करने दो। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक स्तर के क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। 26, एक फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। मतलब अच्छी बात है। तो अध्यापक केंद्रित है, प्रगतिशील है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, व्यवहारवादी है। मतलब किस तरह की क्लास है? तो मेरे ख्याल से तो एक प्रगतिशील क्लास है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, उसमें क्या है कि प्रगति वही क्लास करेगी जिसमें सिर्फ टीचर जो है ये ना कहे कि जो हम कह रहे हैं वही करो। भाई बच्चों को आप देखो, उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल जो चीज़ है वो करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है 26 का जो 2 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की, देखिए जो उसकी टीचिंग की जो पढ़ाने की और जो आकलन की विधियां हैं वो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करती है। बात समझ में आ रही है ना? उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव लाती हैं वो। तो ये एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसकी पहचान है। बात समझ में आ रही है ना? प्रगतिशील कक्षा की ये पहचान है। और इसमें बच्चा जो है वो बहुत कुछ सीखता है। याद रखिएगा, ये प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लास की एक पहचान है। बिल्कुल सीधा सा ओपन एंड शट है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखिए, विकास, वृद्धि और विकास बार बार पूछेगा। और बस इसको ख़त्म करने के बाद मैं सीडीपी का जो है ना थियोरेटिकल पोर्शन एकदम शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग जमे रहिएगा और मेरी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आगे आने वाले वक्त में फ़ायदा होता भी रहेगा, चाहे आप सीटेट दें, चाहे आप एनवीएस दें, केवीएस दें, ठीक है, DSSS देते हैं प्राइमरी लेवल, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप इस चैनल से जुड़ें और बाकी लोगों को भी एडवाइस करें, ठीक है। आने वाले वक्त में इस पे बहुत बहुत से अच्छे कंटेंट आएंगे। डिफरेंट टीचर्स को भी मैं मतलब यहाँ पे इंशाल्लाह इनवाइट करूँगा कि जिससे कि आप मतलब बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चलिए, संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। देखिए, सीक्वेंस तो सेम होता है जो विकास का है, कि अगर किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी का सर से पैर की तरफ हो रहा है तो किसी का पैर से सर की तरफ तो होगा नहीं, सारे ह्यूमन बीइंग में एक जैसा होगा। लेकिन जो बोल रहा है ना कि और क्रम सुनिश्चित समय से होता है। अब सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, अब यहाँ पे जो है ये इन्होंने कह दिया कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल गलत है भाई। किसी में पहले किसी में लेट हो सकता है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करती है, इसको समझिएगा बात को। विकास सुरुचिपूर्ण समूह की अवस्थाओं में पूर्व सुनिश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। मतलब डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस नहीं। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। एक बात बताऊँ, यूनी डायमेंशनल नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है। विकास जो है बहु विमीय है, ठीक है ना? तो ये गलत है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। देखिए, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक बहुत ही व्यापक शब्द है, ठीक है। तो आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे उस तरह से आपका विकास होगा। सिर्फ जीन्स पिता से जो बच्चे को मिल गया वो तो आनुवंशिक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं माँ बाप से बच्चों को, जिसको आप हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन उसका माहौल में रहना, द जंगल बुक जो मूवी आई थी, मोगली जो बच्चा था, मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक इमेजिनेशन है वो जिस राइटर ने किया है, उसको इमेजिनरी काल्पनिक आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को देखिए, ये हकीकत है। वो बच्चा भेड़ियों के साथ रह के चलता उस तरह से नहीं है, दो पैरों पे नहीं चलता, वो हाथ पैर दोनों को पैर बना के चलता है। तो माहौल का सर बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है। ज़मीन पे चलने के बजाय वो पेड़ों पे चलने लगता है, उछल कूद करने लगता है टाइगर से बचने के लिए। आप उसको उठा के देखिएगा उस मूवी को, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप खुद सोचिए कि बच्चों के जो विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये हकीकत है। ये ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह। अब देखिए, मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड।
पहला है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। चलिए, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो होते जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं नेचर में, उनका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में, बात को समझिएगा, बाल्यावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की जो बीच की अवस्था है, मतलब देखिए अगर आप सही से देखेंगे ना तो 0 से 2 वर्ष में बोलते हैं कि संवेदी गामक है, लेकिन 2 से जो आप 6 वर्ष का समय लेते हैं ना, 2 से 6 वर्ष का समय लेते हैं और 6 से फिर 12 वर्ष का समय लिया जाता है ना, और 12 से फिर 18 वर्ष का समय, तो ये अलग अलग काल में विभाजित किया गया। तो एक तो 2 से जो है आपका 0 से 2 जो है सांवेदिक गामक है, उसके बाद पूरे बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में जो है चीज़ों को अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि तर्क संगत जो विचार हैं उसका विकास होता है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से, भैया अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो 7 से 11 नहीं, 11 से 15 जो जीन पियाजे ने बताया है आपका कि फॉर्मल, जिसको आप बोलते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसमें होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक तर्क वगैरह कहाँ पे आ जाएगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है इसमें। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, एक बात याद रखिएगा कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है हमेशा वो सेकेंडरी रहेगा और जो घर है वो प्राइमरी होता है। एक बात याद रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका 29 का ऑप्शन है कि बच्चों के सोशलाइजेशन में जो है वो विद्यालय जो है उसकी वो द्वितीय कारक की भूमिका में होता है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसको कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? मतलब किसने बोला है इस चीज़ को? तो मैं आपको बता दूं, ये जीन पियाजे का कथन है कि जीन पियाजे साहब ने कहा था कि जो बच्चों के, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा, जो अडल्ट हैं उनकी अपेक्षा जो बच्चों का चिंतन है वो अलग है। ये सेंटेंस है, ये परिभाषा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, वो जीन पियाजे साहब ने कह रखा है, ठीक है। सिंपल सा इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के भी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट, तो टोटल 30 हो गए आपके, 30 प्रश्न हो गए। और अगर मेरे समझाने में, कुछ बोलने में कहीं पे आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगती है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे से उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है और आगे इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, अगर ये वीडियोज़ आपको कंटेंट सही लग रहा है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर